नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम समझने वाले शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में जितने सारे सेगमेंट्स होते हैं, हम सारे सेगमेंट्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिल्कुल इस बेल आइकन पे आप रिंग कीजिए ताकि आपको जो भी हमारे नए वीडियोस आए उसके लिए आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे स्टॉक मार्केट के सेगमेंट के लिए। तो स्टॉक मार्केट में जब आते हैं लोग तो आपका सबसे पहले क्राइटेरिया मतलब एक गोल डिफाइन होना चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट में करना क्या है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अलग बात है, और अगर आपको ट्रेडिंग करनी हो रहा है मतलब आपको हर रोज़ पैसे कमाने, ज़्यादा पैसे कमाने कम टाइम फ्रेम में, तो आपको ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट से शुरू करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट में देखेंगे, इन्वेस्टमेंट में मेजॉरिटी क्या होती है, तो इक्विटी होती है। इक्विटी क्या होती है तो हम थोड़ी देर में समझेंगे इन डिटेल में। इक्विटी का मतलब है किसी कंपनी का हम स्टॉक्स बाय कर लेते हैं, जैसे कि डीमार्ट बाय कर लिया, रिलायंस बाय कर लिया, आइशर मोटर हो गया, विप्रो, इन्फोसिस, इन जैसे कंपनी के स्टॉक बाय करना मतलब इक्विटी होता है। इक्विटी का मतलब एक हम उस कंपनी में या फिर उस कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस में हम पार्शियली एक ओनर मतलब एक हिस्सेदार बन जाते हैं। ठीक है, मतलब कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें हमारा भी प्रॉफिट होगा, और कंपनी का अगर लॉस हो रहा है तो उसमें हमारा भी लॉस होगा। ठीक है, तो आते हैं उसके बाद ट्रेडिंग के बारे में। तो ट्रेडिंग में देखेंगे कौन कौन से सेगमेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स में अगेन दो चीज़ होती है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन बहुत लोगों ने सुना है, बहुत सारे लोग फ्यूचर ऑप्शन से फैमिलियर है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे आगे कि फ्यूचर ऑप्शन एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि नए लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें हम वीडियो में देखने वाले। ठीक है, तो उसके बाद आता है कमोडिटीज़। तो कमोडिटीज़ भी होता है जैसे हमें मालूम होता है कि गोल्ड के भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं या फिर डीजल पेट्रोल के भाव नीचे ऊपर हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम उस चीज़ों में भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे गोल्ड का अगर प्राइस बढ़ गया तो आपको अगर आपने गोल्ड खरीदा है शेयर मार्केट में तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपने बेचा है और उसके बाद गोल्ड के प्राइसेस नीचे गिर रहे तो आपको उसके बाद भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो गोल्ड में आती है तीन चीज़ें, मेटल्स, एनर्जी और एग्रीकल्चर। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद जो लास्ट होता है वो फॉरेक्स। फॉरेक्स मतलब अलग अलग देशों की जो करेंसीज होती है, करेंसीज में ट्रेड किया जाता है, तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक बोनस टिप लास्ट में आपको एक दिया है, तो आपको बोनस टिप देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो मार्केट में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन उनको एक रेगुलर मतलब एक कंसिस्टेंस लॉन्ग टर्म में, जैसे कि 10 साल 20 साल बहुत अच्छा खासा रिटर्न होना चाहिए। तो ऐसे लोग जाते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए होता है, और स्टॉक मार्केट आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा बना के देगा अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छा किया हुआ है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट उन्हीं लोगों के लिए, जैसे उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों को मार्केट में टाइम देने के लिए ज़्यादा नहीं है, पार्ट टाइम मतलब हफ्ते में एक बार देख लिया, हफ्ते में एक दो बार देख लिया तो मोर देन सफिशियंट है। इसमें बार बार आपको मार्केट या फिर स्टॉक्स देखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इक्विटी होती है। इक्विटी मतलब कंपनी का पार्ट ओनरशिप होता है। ठीक है, अभी जो इक्विटी होती है कंपनी की, उसको होल्ड करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती। अगर आपको लगता है कि ये शेयर्स मुझे 10 साल रखना है, 20 साल रखना है, तो आप रख सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये शेयर्स मुझे 10 मिनट में बेचना है तो भी आप कर सकते हैं। ये सारी मर्जी, ये सारे डिसीजन पूरी तरह आप पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस बहुत अच्छा लगता है तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर बाय कर सकते हैं। थोड़ा उसका आपको प्रॉपर नॉलेज लेना चाहिए, थोड़ा टेक्निकल या फिर थोड़ा फंडामेंटल, टेक्निकल नहीं कहूँगा, फंडामेंटल ज़्यादा समझना चाहिए, और आपको कंपनी का बिजनेस भी समझना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है रिलायंस है, अंबानी है तो अच्छा ही बिजनेस कर रहा होगा, ऐसे नहीं चलेगा। मार्केट में आपको थोड़ा बिजनेस की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप अच्छे खासा पैसा मार्केट में बना सको। ठीक है, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आइशर मोटर, जो कंपनी बुलेट बनाती है, रॉयल इनफील्ड बुलेट, उस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी उसका नाम है आइशर मोटर। तो आइशर मोटर के अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे कि रिजल्ट क्या है, तो लगभग ये स्टॉक देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि 2000 के आसपास इस शेयर की प्राइस 33 रुपीज़ के आसपास चली थी, जो कि लगभग यहाँ पे 2017 में लगभग 33,000 के आसपास चली गई थी, और उसके बाद अभी स्टॉक नीचे गिर गया। लेकिन अगर हम रफली कैलकुलेशन करें तो लगभग ये स्टॉक लगभग 20 सालों में लगभग 1000 गुना हुआ है। ठीक है,
1000 गुना मतलब नॉट अ जोक, बहुत बड़ा रिटर्न है। लेकिन ये रिटर्न उनको ही मिला है जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड किया है, ठीक है। उसके बाद MRF लिमिटेड, अब हम सारे लोगों को पता ही है कि MRF बहुत बड़ी टायर बनाने वाली कंपनी है। इसका भी अगर रिटर्न देखेंगे आप तो ये भी 2000 साल से लगभग आज तक 70 गुना हुआ है। मतलब अगर 1000 रुपये आपने 2000 साल में लगा दिए होते तो उसके आज लगभग 66,000 हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा पुराना नहीं कहूँगा, डीमार्ट कहेंगे हम। डीमार्ट 2-3 साल पुराना। तो डीमार्ट की इशू प्राइस 300 रुपये थी, ओपन हुआ था 600 पे, और उसकी प्राइस अभी भी लगभग 2500 के आसपास है। मतलब इस स्टॉक का भी रिटर्न डीमार्ट का लगभग 2-3 साल में ही लगभग 4 से 5 गुना से आसपास है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अगर आप रिलायंस का भी हाल ही में देखेंगे, जब मार्केट कोविड की वजह से गिर गया था तो रिलायंस लगभग मार्च महीने में 800 के आसपास आया होता, 890 के आसपास। और उसके बाद रिलायंस ने जैसे जैसे उसको इन्वेस्टमेंट मिलती गई, रिलायंस का स्टॉक लगभग 3 महीने में डबल हुआ है। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 3 महीने में डबल हो जाता अगर आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया होता, ठीक है। तो ये सारी बातें थी इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो हम थोड़ा बात करेंगे अभी ट्रेडिंग के बारे में। तो ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा मोस्टली फैसिनेटिंग थिंग होती है मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग देख के ही, मतलब ट्रेडिंग का रिटर्न देख के, उसके पैसे देख के ही लोग मार्केट में आते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है, ये ज़्यादा एक्साइटिंग थिंग होती है नए लोगों के लिए, ठीक है। ट्रेडिंग देखिए, ट्रेडिंग बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकती है बहुत ही कम टाइम में, लेकिन इसके लिए आपको जो नेसेसरी स्किल्स है, नॉलेज है, वो आपको चाहिए। उसके बाद ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग तो लेनी चाहिए, आपको नॉलेज भी होना चाहिए सारी चीज़ें का कि आपको ट्रेडिंग कैसे की जाए, ठीक है। ट्रेडिंग कुछ ज़्यादा अलग बात नहीं है। समझ लीजिए कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करेंगे थोड़ा, ठीक है। समझ लीजिए कोई स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है, आपने यहाँ पे बाई कर लिया और थोड़ी देर के बाद ऊपर चला गया, यहाँ पे सेल कर दिया। तो ये जो ऊपर गया, समझ लीजिए यहाँ से 10 रुपये था, यहाँ पे 15 था, ठीक है। तो ये जो 5 रुपये वो आपका प्रॉफिट हो गया थोड़ी देर में। ट्रेडिंग में आप उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक नीचे गिरने वाला है तो आप यहाँ पे 15 रुपये पे बेच दीजिए, और जब ये स्टॉक 12 या 10 रुपये के आसपास आ जाए, उसके नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए, तो आप वहाँ पे बाई कर लीजिए। तो यहाँ पे आप इजी यहाँ पे प्रॉफिट ऐसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़ा डिटेल में ये थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। चलो, तो ट्रेडिंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए बनती है कि यहाँ पे आपको कोई मार्केटिंग, बिजनेस, कस्टमर, क्लाइंट किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ आपको चाहिए एक इंटरनेट, एक स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप, और सबसे इम्पोर्टेंट पैसे, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग इसलिए भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कि ट्रेडिंग में पैसा कम लगता है। मतलब लिटरली आप 10% से 20% या फिर डबल भी पैसे एक दिन में कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं होती। आप 500-1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, बशर्ते आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेडर लोगों के लिए कहाँ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो लाइफ टाइम उनका घर से ही काम कर सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग ज़्यादा फैसिनेटिंग। बहुत सारे लोग आजकल जॉब से बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बोलते हैं कि हाँ सर हमें ट्रेडिंग करनी है, जॉब नहीं हो रहा। तो मैं वेलकम कहूँगा, लेकिन इमीडिएटली आपको जॉब छोड़ने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। जब आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाए, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपकी अभी रोजी रोटी ट्रेडिंग से चल सकती है, तभी आप जॉब्स छोड़ने का रिस्क लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में। अगर हमने जो हमारे फर्स्ट स्लाइड थी वहाँ पे हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी में कर सकते, तो आपका बहुत सारे लोग क्वेश्चन होता है कि हम स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टाइटन के शेयर्स ले लिए यहाँ पे 990 रुपये पे, और उनको थोड़ी देर के बाद बेच दिया 995 पे, तो आपका प्रॉफिट 5000 था और आपने यहाँ पे शेयर्स लिए 1000। मतलब यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो लगभग 5000 रुपये, मतलब 5000 रुपये आपने कुछ ही मिनट में कमा लिए, ठीक है। तो ये होता है ट्रेडिंग स्टॉक्स। तो इसके लिए आपको क्राइटेरिया क्या, मतलब क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले आपको टाइमिंग मालूम होना चाहिए। मार्केट में 9 बजे से 3:30 बजे तक मार्केट चलता है। इस दरमियान आप कितने भी बार बाय या सेल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आपको स्टॉक कब बढ़ेगा कब गिरेगा ये अगर जानना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा फंडामेंटल पता होना चाहिए कि स्टॉक कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। उसके बाद कोरिलेशन फैक्टर ये होता है, ये चीज़ होती है कि कौन कौन से ट्रिगर पे स्टॉक्स बढ़ता है या फिर कम होता है, ये ट्रिगर्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं और आपने किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं
तो समझ लीजिए वो न्यूज़ आ गई या फिर वो ट्रिगर हो गया, तो आपको पता नहीं चलेगा कि स्टॉक क्यों बढ़ रहा है या फिर क्यों घट रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे फंड्स की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो इक्विटी में अगर आप कोई स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टाइटन, रिलायंस, डीमार्ट, कौन सा भी हो, विप्रो, उसके बाद पेज इंडस्ट्रीज हो सकता है, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, तो उसके लिए आपको जो मार्जिन लगेगा वो 10% के आसपास लगेगा। मार्जिन का मीनिंग मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझ लीजिए अगर आपको 1,00,000 रुपीज़ के शेयर बाई करने हैं, ठीक है, 1,00,000 रुपीज़ के आपको शेयर बाई करने हैं, तो उसके लिए आपको ओनली 10,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब 10,000 में आप 1,00,000 के शेयर्स बाई कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग में पॉसिबल है, इंट्राडे में, जो कि आपको उसी दिन शेयर्स बाई करने और उसी दिन सेल करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे। तो ट्रेडिंग इस अभी ट्रेडिंग के बारे में हम देखेंगे कि प्योर जो सेगमेंट्स होते हैं जो ट्रेडिंग के लिए ही बने हुए हैं, तो उसके बारे में हम समझेंगे अभी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेरिवेटिव से। ठीक है, डेरिवेटिव जैसे नाम सजेस्ट करता है हमें, तो डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है कि ये दूसरी चीज़ों से डिराइव होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वो किसी दूसरे फाइनेंशियल एसेट से डिराइव की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम टाइटन के स्टॉक्स की बात करें या फिर टाइटन के डेरिवेटिव्स की बात करें, तो टाइटन का डेरिवेटिव किससे डिराइव होना चाहिए, तो टाइटन के स्टॉक से डिराइव होना चाहिए। जैसे जैसे टाइटन का स्टॉक रिएक्ट करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, उस हिसाब से ही टाइटन का डेरिवेटिव जो भी होगा वो ऊपर या नीचे मूव होगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो भी आपको डील करना है वो हमेशा लॉट्स में ही करना होता है। यहाँ पे आपको सिंगल क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होती है, मतलब यहाँ पे आपका रिस्क भी बढ़ जाता है और रिवॉर्ड भी बढ़ जाता है। मतलब अगर लॉस होगा तो भी बड़ा होगा, प्रॉफिट होगा तो भी बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ट्रेडिंग करनी होती है वो हमेशा लॉट में ही होती है, और जो लॉट होते हैं वो हमेशा हर चीज़ के डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड ज़्यादा करते हैं, तो बैंक निफ्टी का 75 का लॉट है, और जो अभी निफ्टी का 75 का लॉट है और बैंक निफ्टी का लगभग अभी 25 का लॉट हो चुका है। ठीक है, तो डेरिवेटिव हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो डेरिवेटिव में दो ही चीज़ होती है, एक होता है फ्यूचर्स एंड सेकंड होता है ऑप्शंस। तो फ्यूचर्स हम समझेंगे सबसे पहले। तो फ्यूचर्स क्या होता है, ठीक है, तो फ्यूचर्स एक चीज़ होती है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, हमने टाइटन बाई कर लिया, सेल कर लिया, उसके लिए मार्जिन 10% लगता है। लेकिन अगर आपको ये स्टॉक्स या फिर कोई भी इंडेक्स या फिर कोई एसेट्स अगर आपको महीना भर के लिए आप होल्ड करना है, तो आप फ्यूचर उस चीज़ का बाई कर सकते हैं। वहाँ पे आप थोड़ी सी अमाउंट देके आप पर्टिकुलर एसेट ज़्यादा दिन तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर्स में आपको जो मार्जिन देना पड़ता है वो लगभग 2% से लेकर 20% तक हो सकता है। अगर हम स्टॉक्स की बात करेंगे, इक्विटी की बात करें, तो ये हर एक स्टॉक्स के अनुसार अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जिन स्टॉक में वोलाटिलिटी कम ज़्यादा होगी उस हिसाब से स्टॉक्स की जो मार्जिन होगा वो भी कम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स को एक सर्टेन टाइम लिमिट होता है, उसके बाद आपको वो स्टॉक्स बेचना ही पड़ता है, या फिर कोई भी आपके पास इंडेक्स हो, कोई भी फाइनेंशियल एसेट हो, वो ऑटोमेटिकली उस दिन सेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस दौरान जो भी आपका टाइम लिमिट होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी होगा, उस दरमियान आप जितनी बार चाहे उतने बार आप बाय भी कर सकते हैं या फिर सेल भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह आप पे डिपेंड होता है। ठीक है, इस पे अगर हम बात करें थोड़ा डिटेल में, तो हम समझेंगे कि टाइटन का फॉर एग्जांपल हमने स्टॉक बाय कर लिया है। ठीक है, तो टाइटन स्टॉक बढ़ने के लिए कोई लिमिट नहीं, वो कितना भी ऊपर जा सकता है, कितना भी नीचे जा सकता है पर्टिकुलर मंथ में। तो इसके लिए हमें यहाँ पे फ्यूचर्स में अनलिमिटेड प्रॉफिट या फिर अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है लॉस के लिए भी। अगर फॉर एग्जांपल आपने टाइटन के फ्यूचर्स बाय किए हुए हैं और टाइटन का स्टॉक ऊपर ही नहीं जा रहा, नीचे नीचे ही जा रहा है, तो आपको अनलिमिटेड लॉस नीचे की तरफ कितना भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर्स में जो सबसे बड़ी रिस्क होता है वो होता है गैप अप और गैप डाउन का। मतलब नेक्स्ट डे स्टॉक गैप अप हो गया, निफ्टी गैप अप हो गया, बैंक निफ्टी गैप अप हो गया, तो उसमें आपको लॉस या फिर प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो फ्यूचर्स के बारे में हम बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में। तो ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है इंडिया में, और ऑप्शंस का सबसे ज़्यादा ट्रेड होने का जो रीज़न होता है वो होता है कि ऑप्शंस में आपको पैसे जो लगते हैं वो बहुत ही कम लगते हैं ट्रेड करने के। अगर हम ऑप्शंस अब फ्यूचर्स की बात करें, तो फ्यूचर्स के लिए हमें 60,000 से लेके लगभग 2 लाख तक लगते हैं ट्रेड करने के लिए। वहाँ पे जैसे जहाँ कि हमें ऑप्शंस में हम 200 रुपये से लेके
लगभग 10,000 20,000 के आसपास हमें पैसे लगते हैं ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। मतलब ऑप्शंस में बहुत ही ज़्यादा पैसे कम लगते हैं ट्रेड करने के लिए, इसलिए मैक्सिमम लोग ऑप्शन में ट्रेड करना पसंद करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए अच्छी होती है वो होती है कि यहाँ पे आपका जो लॉस है वो लॉस लिमिटेड होगा। मतलब लॉस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगा। जो भी आपने प्रीमियम पे किया हुआ है किसी भी स्टॉक्स को या फिर इंडेक्स को बाई करने के लिए, आपका लॉस उतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो पोटेंशियल है वो है लिमिटेड लॉस या उसके बाद अनलिमिटेड प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो अनलिमिटेड होगा, लेकिन लॉस होगा तो फिर वो लिमिटेड ही होगा। इसलिए ज़्यादातर लोग ऑप्शन में ट्रेड करना पसंद करते हैं। सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि ऑप्शंस एक्चुअल में हेजिंग पर्पस के लिए इन्वेंट किए गए थे। तो हेजिंग क्या होता है, किसी भी स्टॉक्स में अगर आपका लॉस आपको मिटिगेट करना है आपको, और आपको लॉस आपको लिमिटेड रखना है, तो उसके लिए आप उस चीज़ का ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हेजिंग के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो थोड़ा ऑप्शंस को डिटेल में देखेंगे तो ऑप्शंस होता क्या है। तो ऑप्शंस में दो ही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है कॉल और दूसरा होता है पुट। ठीक है, कॉल मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा यहाँ से, तो आपने बैंक निफ्टी का कॉल बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी जैसे जैसे यहाँ से ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे सेकेंड सिनेरियो में लगता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी अभी नीचे गिरने वाला है, तो आप यहाँ पे उसका पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे उसका पुट बाय कर सकते हैं। जैसे जैसे बैंक निफ्टी नीचे गिरना स्टार्ट होगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ होती है सिंपल ऑप्शंस में, कॉल या पुट। ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय कर सकते हैं आपको लगता है, अगर नीचे जाएगा तो आपको पुट बाय कर सकते हैं आप। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो ऑप्शंस खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक होता है। ठीक है, कि ये चीज़ इतने 2 मिनट में या फिर 20 मिनट में समझने लायक ऑप्शंस इतनी छोटी चीज़ नहीं है। इसलिए जब आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शंस की पूरी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑप्शंस में जब हम डील करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे बड़े FIs होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े प्लेयर, बिग हैंड्स मार्केट में जो HNIs होते हैं वो भी होते हैं। तो जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज और ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करें तो बी केयरफुल कि आप अगर जो आप कर रहे हो आपको मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो है वो ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स में, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले टाइमिंग अगर आप इक्विटीज़ के लिए ट्रेड करें, मतलब बैंक निफ्टी ट्रेड करें या फिर किसी स्टॉक्स के ऑप्शंस ट्रेड करें या फिर फ्यूचर ट्रेड करें, तो टाइमिंग एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ऑप्शंस प्रिंसिपल्स की, ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं। सेकेंड थिंग टेक्निकल एनालिसिस, ये सेकेंडरी है ऑप्शंस प्रिंसिपल के बाद। उसके बाद ऑपरेशनल थिंग्स, मतलब इस पर्टिकुलर अगर आपने कोई स्टॉक्स लिया है तो उसकी एक्सपायरी क्या है, वो कैसे एक्सपायर होगा, उसका वर्किंग कैसा होगा, ऑपरेशनल थिंग्स, ये सारी चीज़ें उसमें होती है, वो सारा आपको चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मार्जिन नीडेड यहाँ पे फ्यूचर्स में 10% के आसपास होता है, इंडेक्स में और डिपेंड करता है कि स्टॉक्स में क्या होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ऑप्शंस में काम करना है तो ऑप्शंस में सिर्फ आप थोड़ा सा एक प्रीमियम पे करके आप किसी भी निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी आप स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रीमियम देखिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। ठीक है, उसके बाद हम कमोडिटीज़ की बात करेंगे। कमोडिटीज़ में क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने अभी तक स्टॉक्स में ट्रेड कर लिया, बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड कर लिया। तो कमोडिटीज़ में हम एक्चुअल में जो एक्चुअल कमोडिटीज़ होती है, मतलब गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर उसके बाद नेचुरल गैस का, ये सारी चीज़ें में हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में जो कमोडिटीज़ ट्रेडिंग का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब सुबह अगर हम 9 बजे से कहें तो रात को 11:30 के आसपास, मतलब इतना बड़ा टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द कमोडिटीज़ में कौन ट्रेड करता है, देखिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जो शाम को घर पे आते हैं, तो वो शाम को आने के बाद कमोडिटीज़ में ट्रेड करना पसंद करते हैं। ठीक है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपको जब आपको दिन में टाइम नहीं मिल रहा तो आप शाम को भी कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कमोडिटीज़ थोड़ा डिटेल में अभी देखेंगे आगे। ठीक है, ओके, कमोडिटीज़ में 2 सेगमेंट्स होते हैं सबसे मेन, एक होता है मेटल सेगमेंट और दूसरा होता है एग्री कमोडिटीज़। मतलब ये 2 चीज़ है जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स है, उसमें ही ट्रेड होगा। ठीक है, जैसे अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में हमारे पास 2000 के आसपास स्टॉक है इंट्राडे ट्रेड के लिए, वैसे हमारे पास कमोडिटीज़ में सिर्फ 7 या 8 ही चीज़ें जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटल्स में हम सबसे पहले देखेंगे प्रेशियस मेटल्स। तो प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड एंड सिल्वर आप
या दोनों पे बाय या फिर सेल, जैसे आपको लगता है आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। कमोडिटीज़ में भी वही चीज़ फॉलो होती है डेरिवेटिव्स वाली, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, ठीक है। अगर आपको कोई भी गोल्ड का कोई चीज़ लेनी है तो आपको लॉट में ही लेना पड़ेगा, फ्यूचर्स में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप उसके ऑप्शंस भी बाय कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ आप वहाँ पे फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेस मेटल्स हो गए। बेस मेटल्स मतलब यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ अगर दुनिया में बनानी, फॉर एग्जांपल मुझे कोई कार बनानी, तो कार बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें लगेगी, जो बेस मेटल्स होते हैं, कॉपर, लीड, एल्यूमिनियम, जिंक, इसमें से सारी चीज़ें होगी। तो ये होगा हमारे बेस मेटल्स। बेस मेटल्स मतलब आप कॉपर्स, लीड्स, एल्यूमिनियम, जिंक, इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। हर एक चीज़ की अलग अलग क्वांटिटी होती है, मतलब अलग अलग प्री डिफाइंड फिक्स लॉट साइज होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ का रेट अलग अलग है। गोल्ड लगभग आज 49,000 के आसपास है, सिल्वर 56 कुछ के आसपास चल रहा है, कॉपर का रेट अलग है, लीड का अलग है, एल्यूमिनियम का अलग है। इसलिए हर एक प्रोडक्ट्स की आपको लॉट साइज अलग अलग मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में हमारे पास क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है। मैक्सिमम लोग जो ट्रेड करते हैं कमोडिटीज़ में शाम के टाइम, वो क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं और नेचुरल गैस में। तो क्रूड ऑयल ज़्यादा लिक्विड है क्योंकि वहाँ पे बायर सेल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्रूड ऑयल में इसलिए ट्रेड करते हैं, ठीक है। देखिए ट्रेडर के लिए मैं एक चीज़ लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी के बारे में कहना चाहूँगा कि अगर ट्रेडर क्या देखता है किसी भी प्रोडक्ट्स में या फिर फाइनेंशियल एसेट्स में ट्रेड करने के लिए, वहाँ पे लिक्विडिटी होनी चाहिए, मतलब इजीली ट्रेड होना चाहिए, और वहाँ पे वॉलेटिलिटी भी होनी चाहिए कि मूवमेंट अच्छे खासे बड़े आने चाहिए, तब उनको प्रॉफिट भी बड़ा होगा। इसलिए यहाँ पे ट्रेडर कोई भी हो, अगर आपको किसी भी चीज़ में ट्रेड करना है तो वहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी दो चीज़ें चाहिए ही, ठीक है। तो कमोडिटीज़ का जैसे मैंने टाइमिंग कहा कि 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक के आसपास का टाइमिंग है, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेक्निकल थोड़ा फंडामेंटल पता होना चाहिए। अगर आप क्रूड में ट्रेड करें तो क्रूड में कौन क्रूड बना रहा है, कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें और उसके फंडामेंटल्स थोड़ी चीज़ आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मार्जिन जो नीडेड होता है वो 6% के आसपास होता है। मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल 1 लाख की क्रूड ऑयल लेना है, मतलब तो उसके लिए आपको 6,000 रुपये आपके अकाउंट में लगेंगे, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। एग्रीकल्चर मतलब जैसे मैंने कहा कि मेटल्स कमोडिटी थी, तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर कमोडिटी में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर में मैं ट्रेड करना रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो वोलेटिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस कम नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़े लिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं एग्रीकल्चर पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन एग्रीकल्चर पे हम थोड़े आपको एग्जांपल देते हैं कि एग्रीकल्चर मतलब एग्री कमोडिटीज़ में कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जीरा, सोयाबीन, चना, मूंग, वीट, पेपर, ये सारी चीज़ें इसमें भी आप एग्री में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। फॉरेक्स बहुत ज़्यादा एक्चुअली ट्रेड नहीं होता है इंडिया में, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला जो सेगमेंट है वो फॉरेक्स ही है, ठीक है। तो फॉरेक्स में यहाँ पे हम करते क्या है कि हम अलग अलग देशों की करेंसी में ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपके लिए दिया है कि फॉर एग्जांपल कि अभी डॉलर का जो यूएसडी डॉलर है, अमेरिकन डॉलर, उसका भाव लगभग 75 रुपीज़ के आसपास चल रहा है और आपको लगता है कि इसका प्राइस बढ़ेगा, तो आपने क्या कर लिया कि 75 रुपीज़ दे के एक डॉलर बाई कर लिया, ठीक है। और जब इसकी प्राइस बढ़ गई 76 रुपीज़ हो गई तो वो डॉलर आपने बेच दिया, मतलब यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 1 रुपये का हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉरेक्स में वही स्ट्रेटेजी मतलब वही वे से ट्रेड होगा फ्यूचर्स और ऑप्शंस के थ्रू। अगर आपको कोई भी चीज़ मतलब यहाँ पे आपको 75 रुपीज़ के भाव से अगर आपको डॉलर भी खरीदना है तो आपको उसका लॉट में ही खरीदना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 10,000 के आसपास का लॉट होता है, ठीक है। मतलब जो भी आपको यहाँ पे अगर 1 रुपये भी यहाँ पे एक डॉलर बढ़ रहा है तो आपको लगभग 10,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ होती है कि बेस करेंसी और टर्म करेंसी। तो यहाँ पे जो हम जिस चीज़ के बारे में हम कह रहे हैं कि हम डॉलर के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं, तो डॉलर जो होती है वो हमारी बेस करेंसी होती है, और जो जिसमें हम ट्रांजेक्शन करें मतलब जो करेंसी दे के हम बाय करें वो होगी हमारी टर्म करेंसी, मतलब INR इंडियन रुपीज़, वो हमारा होगा टर्म करेंसी। सिंपल कॉन्सेप्ट से जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं मतलब जो चीज़ हम बाय कर रहे हैं हमारी करेंसी देके वो होगी बेस करेंसी मतलब USD, और INR मतलब इंडियन रुपीज़ होगा हमारा टर्म करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में मैक्सिमम मतलब इंडिया में 4 ही करेंसी ट्रेड करने के लिए अलाउड है, जो कि USD, INR, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन और यूरोपियन डॉलर, सॉरी यूरो। ये जो 4 करेंसी वही ट्रेड करने के लिए इंडिया में अलाउड है,
ठीक है। इसके बाद हमारी जो फॉरेक्स का जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग थोड़ा अलग होता है। 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक आप यहाँ पे फॉरेक्स में मतलब फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेक्निकल की समझ होनी चाहिए, थोड़ा फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कब नीचे जा सकता है, कब ऊपर जा सकता है, उसके थोड़े फिगर्स जो होते हैं आपको कुछ दिनों के बाद अपडेट होते हैं, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो टेक्निकल के बारे में होगी, क्योंकि जो भी चीज़ बैकग्राउंड में होगी वो सारी चीज़ें आपको टेक्निकल में रिफ्लेक्ट करेगी ही। ठीक है। इसलिए आपको टेक्निकल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मार्जिन लगेगा वो होगा 2% का। 2% इतना कम क्यों है यहाँ पे? ठीक है। देखिए, जो करेंसी होती है, करेंसी में फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है, क्योंकि ये 75 to 76 एक दिन में नहीं जाएगी। 75 to 75 मतलब 50 पैसे भी बहुत मुश्किल से बढ़ती है। ठीक है। तो यहाँ पे वोलाटिलिटी कम होने के कारण आपको मार्जिन कम देना पड़ता है। इस वजह से आप ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। मतलब अगर आपको 1 लाख का लॉट बाय करना है USD INR का, तो आपको उसके लिए सिर्फ 2,000 रुपये ही लगेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही कम मार्जिन लगता है फॉरेक्स में। तो ये आगे हमारी जो होगी वो होगी बोनस टिप। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स है एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक ही सेक्टर में ट्रेड कीजिए, एक ही सेगमेंट में ट्रेड कीजिए। क्योंकि अगर आपको बहुत सारी चीज़ें करने को जाएंगे, इक्विटी भी करेंगे, क्रूड ऑयल भी करेंगे, बैंक निफ्टी करेंगे, ऑप्शंस भी करेंगे, तो आपको कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं करने को जमेगी। इस वजह से आप किसी भी एक चीज़ में आप एक्सपर्ट बनिए। ठीक है। मैंने आज तक जो लोग देखे जो सक्सेसफुल है ट्रेडिंग में, वो एक ही चीज़ करते हैं, दूसरी चीज़ करते ही नहीं है। क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी दिन भर करेंगे, उसके बाद आप क्रूड ऑयल भी कर रहे हैं शाम को, तो आपकी कोई लाइफ ही नहीं बचेगी और उसकी वजह से आपको इरिटेशन ज़्यादा होगी, तो वो अल्टीमेटली आपके ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट भी होगी। मतलब आपको जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है। अगर आप किसी भी स्टॉक्स में या फिर किसी भी सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको सेगमेंट की अच्छी समझ आना शुरू हो जाता है। इस वजह से क्या होगा कि आपको वो सेक्टर में, वो सेगमेंट में आपको उसके जो इन्स एंड आउट है, जो प्रोन्स कॉन्स है, उसके बाद जो पैटर्न्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको समझने के लिए बहुत ही ईजी होगा। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक हो, कोई भी सेगमेंट हो, हर एक चीज़ का अलग अलग टाइप के उनके पैटर्न होते हैं। जब आप ये पैटर्न समझना स्टार्ट करोगे तो आपको ट्रेड करना उतना ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो मार्केट में ऐसा नहीं हुआ कि आप पार्ट टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है। पार्ट टाइम में अगर आप ट्रेडिंग करो तो पार्ट टाइम वाले ही प्रॉफिट आएगा। ठीक है। इसलिए अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने मार्केट में हो तो आपको मार्केट को टाइम देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होगा कि आप 2 घंटे आ गए, ट्रेड कर लिए और निकल गए और बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया, ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपको मार्केट को टाइम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। कुछ लोगों का बिहेवियर अलग अलग होता है कि कुछ लोग हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले होते हैं, कुछ लोग लो रिस्क लो रिटर्न वाले होते हैं। कुछ लोगों का मतलब बिहेवियर तो इन्वेस्टमेंट वाला होता है, लेकिन वो ज़्यादा पैसे के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मैं उन सारे लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि सर, अगर आपको ज़्यादा डर लगता है ट्रेडिंग करने में तो आप ना कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप लॉस ही करेंगे। इसलिए अगर आपका जो बिहेवियर है वो इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है तो आप इन्वेस्टमेंट ही कीजिए, पोजिशनल ट्रेड कीजिए। पोजिशनल में भी अच्छे खासे 15-20%, 20% तक आप मंथली कमा सकते हैं। तो अगर आप इजीली कमा सकते हैं विदाउट स्ट्रेस, तो आप पोजिशनल के लिए ही जाइए, ना कि इंट्राडे के लिए। ठीक है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग मतलब फैसिनेटिंग लगती है तो आ जाते हैं मार्केट में पैसा कमाने लेकिन सबसे पहले जो चीज़ होती है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है और मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसलिए मैं आपको सबसे पहली चीज़ जो कहूँगा वो है मार्केट सीखने के लिए। रिस्की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग नए उनके लिए रिस्की है। जो लोग मार्केट में एक्चुअल में है, काम करें, उनके लिए कोई रिस्क नहीं। उनको उनकी रिस्क मिटिगेट करना, उनकी रिस्क हैंडल करना अच्छे से आता है और वो हर चीज़ में पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मैं उन सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप थोड़ा सीखिए, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग के लिए जाइए और थोड़ा एक्सपीरियंस आने के बाद ही ट्रेडिंग चालू कीजिए। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें करेज मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।